बारिश का मौसम आते ही सड़कों की दुर्दशा को लेकर सीएम शिवराज ने अधिकारियों को आज जमकर फटकार लगाई। राजधानी की सड़कों के हालात को लेकर सीएम ने बैठक की और बैठक में पीएस, पीडब्ल्यूडी, सीपीए, नगर निगम के अधिकारी शामिल हुए। सीएम ने साफ कहा, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, सड़कों से गड्ढे खत्म करें। सीएम ने आगे कहा, भोपाल की सड़कों की जिम्मेदारी एक या दो एजेंसी के पास हो, ढेरों एजेंसी की कोई जरूरत नहीं। ये परंपरा बदल दो, तत्काल प्रभाव से कैपिटल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन को समाप्त करिए, कोई सीपीए की जरूरत नहीं। तालमेल है कि नहीं है, कौन सी एजेंसी कहाँ काम कर रही है, तो ये नौबत क्यों आई कि रोज गड्ढे गिने? सर, भोपाल में पिछले दिनों से सीवेज का ऑनलाइन का काम के साथ साथ सर मेट्रो का काम भी चला। और अब ये एक्सक्यूज मत करना, ये तो बहुत अच्छा तरीका है सरकार एक्सप्लोरेशन कहीं बन के फलाना हो गया, ढिमका हो गया, अमका हो गया, खेल खत्म। जबलपुर की इंदौर, मुंबई और दिल्ली से एयर कनेक्टिविटी बढ़ गई है। सीएम शिवराज ने आज नई फ्लाइट्स का शुभारंभ किया। वर्चुअली शामिल हुए सीएम ने इसे संस्कारधानी के लिए बड़ा तोहफा बताया। सीएम ने कहा, जबलपुर में कई निवेशक आना चाहते हैं, लेकिन बेहतर एयर कनेक्टिविटी न होने से वो बचते थे, लेकिन अब निवेशकों को कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही भेड़ाघाट समेत दूसरी जगहों पर घूमने वाले पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। सीएम ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर करने की अपील की। हर जिले में एक हवाई पट्टी हो और हमारी कोशिश हो कि हम उसको उड़ान से जोड़ दें। इसके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं करनी होगी, हम पूरी ताकत के साथ करेंगे। मैं केवल एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, जो जबलपुरवासी महाकौशल की भावना है और राकेश जी भी जिसके लिए प्रयत्न करते रहे हैं कि हमारे जबलपुर एयरपोर्ट का नाम हमारी गौरव रानी दुर्गावती के नाम से हो जाए। तो मैं समझता हूं कि वो जन भावनाओं का आदर करना होगा। मध्य प्रदेश बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी है। प्रवक्ताओं और सह मीडिया प्रभारियों की नियुक्ति के बाद बीजेपी ने बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इस दौरान प्रवक्ताओं को उपचुनाव के दौरान दमदारी से संगठन की बात रखने को लेकर विशेष निर्देश दिए गए और रणनीति तैयार की गई। बीजेपी ने हाल ही में प्रवक्ताओं और सह मीडिया प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। इसलिए आज एक परिचय बैठक के साथ आगामी मीडिया की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रवक्ता और मीडिया के प्रभारी से प्रभारी मिलकर के एक मीडिया की जो रणनीति होती है उसको तैयार करने का काम सभी लोगों ने आज मिलकर के किया है। और ये टीम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के एक प्रवक्ता के नाते से प्रभावी तौर पर अपनी भूमिका निभाएगी। इस विश्वास के साथ आज उन्होंने एक अपनी पूरी रणनीतिक तैयारी आज यहाँ पर की। उज्जैन में मुहर्रम के मौके पर शहर के गीता कॉलोनी में कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। आरोपियों ने देश विरोधी नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। विरोध की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया ताकि किसी भी तरह के विवाद को रोका जा सके। हालांकि इस बीच कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उनका विरोध शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने उसी वीडियो के आधार पर 10 संदिग्धों के खिलाफ केस दर्ज किया है और अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि जीवाजीगंज थाने में देश विरोधी नारे लगाए जाने की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। हम लोग उसको पूरा क्या कहते हैं कल ही केस रजिस्टर किया है और अभी जब तो हम लोगों ने जिनको चिन्हित किया है उनके साथ में और 4 लोगों की अभी हम गिरफ्तारी कर चुके हैं। हमारा उसका पूरा जो वीडियो फुटेज है और बाकी सब जो डिटेल्स एविडेंस है उनका एनालिसिस चल रहा है। इसमें जो भी लोग होंगे जिनके द्वारा इस तरह की गतिविधियां की उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन की घटना पर सीएम शिवराज ने भी सख्त तेवर दिखाए। सीएम ने कहा, प्रदेश में तालिबानी मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तालिबान का समर्थन करने वालों को कुचल दिया जाएगा। किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
और जो आवश्यक कदम हैं वो सब उठाए जाएंगे। भारत का हर नागरिक देशभक्त है, अपवाद को छोड़ दें, लेकिन जो तालिबानी मानसिकता का समर्थन करेगा या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने का प्रयास करेगा, उसको कुचल दिया जाएगा। उज्जैन की घटना को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। घटना पर मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को घेरा। सारंग ने कहा, कांग्रेस और वामपंथी गैंग ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। वहीं कांग्रेस ने घटना की निंदा की। साथ ही बीजेपी के आरोपों पर कहा, कांग्रेस पर आरोप लगाना बीजेपी की पुरानी परंपरा है। लोगों पर एफआईआर किए, देशद्रोह का मुकदमा लगाया है, लोगों को गिरफ्तार किया है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। पर मुद्दा उठता है कि इस तरह की तत्वों को जो संरक्षण दिया जाता है, जब कन्हैया ने इस तरह का कृत्य किया, कांग्रेस और वामपंथी लोगों ने जेएनयू की इस घटना को संरक्षण दिया। मुनव्वर राणा जैसे लोग तालिबान का समर्थन करते हैं और जब इस तरह की मानसिकता आगे आती है तो फिर निश्चित रूप से ऐसे लोगों की हौसला अफजाई होती है। पर हमारी सरकार में ऐसों को बख्शा नहीं जाएगा। समाज में रहने का अधिकार नहीं है, शिक्षकों के पीछे जाएंगे वो। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के 150 लोगों ने रैली निकाली। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सब नाराज थे, उन्होंने सिर्फ अपना समर्थन करा। उसके अलावा एक आदमी पैदल नहीं चला। रैली के अंदर आपने देखा होगा 50 लोग से ज्यादा नहीं, 100 लोग से ज्यादा नहीं हो रहे थे। और रैली जो लगातार चलना चाहिए वो खत्म हो गई, क्योंकि उनके भी परिवार के लोग एक्सपायर हुए। उस समय ध्यान नहीं दिया। आज भी कोरोना वापस आने वाला तीसरी लहर की तैयारी हो गई है। मेरी विधानसभा में 17 से 18 केस आ गए, परंतु छिपाया जा रहा है। क्यों छिपाया जा रहा है? काय का डर है? जो है उसको बताना चाहिए। ये सब जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। उज्जैन में देश विरोधी नारे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसे लोगों को नहीं बख्शेगी। हमारे समाज में आज भी तालिबानी मानसिकता के लोग हैं। इस दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर हमला बोला। वीडी शर्मा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसे जो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से प्रूफ जानना चाहते हैं, पूछते हैं, मोहनचंद शर्मा की शहादत को फर्जी इनकाउंटर कहते हैं और आतंकवादी के समर्थन में उनके गले मिलने जाते हैं, जिनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है। ये तालिबानी मानसिकता है। किसी भी तालिबान मानसिकता का कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। अगर उज्जैन के अंदर उन्होंने करने का प्रयास किया तो उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी और जेल की हवा खाई है। ऐसे लोग मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बचेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जहां प्रशासन और सरकार एहतियात बरत रहे हैं, दूसरी तरफ लोग खुद ही कोरोना संक्रमण को दावत देने पर आमादा है। सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन तो हो ही रहा है, वैक्सीनेशन में भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इससे परेशान होकर बैतूल प्रशासन को वैक्सीनेशन के लिए डोर टू डोर सर्वे कराना पड़ रहा है। दरअसल शहर में 68,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पहला डोज लगवाने के बाद सेकेंड डोज लगवाने नहीं पहुंच रहे हैं। जिले में 12,04,662 लोगों को वैक्सीन लगनी थी, जिसमें से 6,89,305 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है, जबकि 1,40,692 ने सेकेंड डोज लगवा लिया है। हैरानी की बात तो यह है कि अब तक करीब 2 लाख लोगों को वैक्सीन का सेकेंड डोज लगना था, लेकिन इनमें से 1,40,692 ने ही सेकेंड डोज लगवाया है। 68,652 लोगों ने सेकेंड डोज लगवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इससे परेशान प्रशासन ने अब स्वास्थ्य, महिला बाल विकास और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को डोर टू डोर भेजकर ऐसे लोगों को समझाइश देना शुरू करवाया है। अगर एक प्रथम डोज अगर लगा लिया, अगर एक निश्चित समय अंतराल पर अगर सेकेंड डोज की अगर अपन ने उसको नहीं लगाया तो उसका असर धीरे धीरे कम होते जाता है। इसलिए हम उसको ये भी बताना चाह रहे हैं कि हर एक घर में कि अगर 18 वर्ष से अधिक के आयु के अगर आपके घर में अगर कोई हितग्राही है तो आप वहाँ पे जो हमारे जो निश्चित सेंटर्स है वहाँ पे जा करके आप जिनने प्रथम डोज नहीं लगाया है वो प्रथम डोज लगा ले, और जिनने प्रथम डोज लगा चुके हैं वो द्वितीय डोज भी समय पे ही निश्चित समय पे लगा ले। जिसको बोला कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को टीके लगाए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को टीका चालू कर दिया है और ये नित अपेक्षा मेरी कि अपने ज़िले में टीके लोग लगवाएंगे। शायद 15 सितंबर से मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा आएंगे और 25-26 को वैक्सीनेशन का महाअभियान है अभी आगामी दिनों में। उसमें हमारी उम्मीद ये है कि उनमें 50,000 से अधिक हम लोगों को टीका लगा पाएंगे। ग्वालियर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। त्योहार का सीजन होने के कारण लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं, लेकिन ना तो लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। हालांकि
स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का भी दावा है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोविड प्रोटोकॉल पालन कराने के लिए टीमें तैनात की गई हैं। प्रशासन के दावे कितने सच्चे हैं, ये जानने के लिए जीएमपीसीजी की टीम शहर के महाराजबाड़े पहुंची। इंदौर वासियों के लिए राहत की खबर है। शहर में 17 महीने बाद गुरुवार का ऐसा दिन था जब कोरोना का एक भी केस नहीं आया। मार्च 2020 के बाद 19 अगस्त 2021, इतने लंबे इंतजार के बाद इंदौर में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया। इंदौर प्रशासन ने गुरुवार को 0 डे घोषित किया। शहर में फिलहाल 17 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज जारी है। बीते 124 दिनों में 11,64,000 टेस्टिंग हो चुकी है। ख़त्म होने का भी ये तो नहीं लग रहा है कि ख़त्म हुआ है। और जिस तरह से सुन रहे बाहर भी कि लहर आने वाली, थर्ड लहर के चक्कर, तो हमें थोड़ा सतर्कता कंटिन्यू रखें। और अगर सतर्कता रखेंगे और टीकाकरण कंटिन्यू चलता रहेगा तो बट नेचुरल है कि शायद हम तीसरी लहर का जो प्रकोप है या जो डर है और जो आने की संभावना है वो जरूर कम हो सकती है। झाबुआ में उचित मूल्य की राशन दुकानों पर कुछ भी उचित नहीं हो रहा। मारली बड़ी गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें सड़ा हुआ गेहूं दिया जा रहा है, जिसे इंसान तो दूर जानवर भी नहीं खा सकते। अन्न उत्सव के बाद ऐसी तस्वीर सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। वहीं दुकान संचालक का कहना है कि जैसा गेहूं मिल रहा है उसे बांटा जा रहा है। ये गेहूं तो बिल्कुल आगे से खराब ही आ रहा है। मैंने 2, 4, 5 कस्टमर के गेहूं बदले, उसके बाद भी सभी कट्टों में ऐसा ही गेहूं निकल रहा था। फिर ये ले जाने से मना करते, जबरदस्ती में बांट रहा हूँ। क्या करें? ये ढांडा नहीं खा, ऐसा तो गम हमको सरकार देती है, क्या करें साहब। और ऐसे साफ करते हैं तो साफ भी नहीं होते हैं, कैसे हम खा सकते हैं? अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, यूँ ढोर भी नहीं खा सकते हैं हम। क्या ये गेहूं खड़ेला भी है, काकरा वाला भी है, धुला वाला भी है, धुला वाला बद्दा है। जानवर मनक भी खाते हैं, बड़ा खोजा हुआ खाए मनक, कैसे ऐसे खाते हैं सब। ककर वाला आप भी सब सोचो। खरगोन के कुमारबेड़ी गांव में अनोखा मामला सामने आया। यहां एक मोहल्ले में ना तार है, ना खंबे हैं और ना ही ट्रांसफार्मर है। लोगों के घर में बिजली नहीं है, लेकिन बिजली के बिल जरूर पहुंच रहे हैं। पिछले 6 महीने से बिजली कंपनी के कर्मचारी लोगों को बिजली का बिल थमा रहे हैं। इसके बाद आज गांव के युवा जिला मुख्यालय पहुंचे और कार्यपालन यंत्री से इसकी शिकायत की। लोगों ने बताया कि बिना बिजली के हर महीने 1000 से 1200 रुपए तक का बिल आ रहा है। कार्यपालन यंत्री ने मामले में जांच का आदेश दिया है। उन्होंने कहा शिकायत सही पाए जाने पर बिजली बिल रद्द किए जाएंगे, साथ ही इलाके के जिम्मेदार लाइनमैन पर कार्रवाई की जाएगी। हर महीने बिजली बिल आ रहे हैं और हम यही सरकार से मांग करते हैं कि हमारे गांव में जो बिजली बिल आए हैं उसको माफ़ किया जाए। और जिस प्रकार से जो विद्युत कनेक्शन अभी तक नहीं लगा है, ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, वो जल्द से जल्द लगा दिया जाए, जिससे वहाँ पे जो शासकीय प्राथमिक शाला है 1 से 5वीं तक, उन बच्चों को भी सुविधा मिल जाए और किसानों को भी खेती में लाभ मिल जाए। एक बार चेक करा लेंगे कि अगर कोई समस्या होगी इस टाइप की अगर है कि अगर कोई बिजली का उपयोग किसी ने नहीं किया है तो उनके बिल निश्चित तौर पर विड्रॉ कर लिए जाएंगे। ट्रांसफर लगाने की मांग कर रही है, वो नई योजना जो हमारी आ रही है, आगामी योजना, उसके अंदर अगर ऐसा है, अगर ट्रांसफार्मर की मांग है तो उसको नई योजना में हम सम्मिलित करेंगे। रक्षाबंधन के त्योहार में 2 दिन का वक्त रह गया है। ऐसे में इंदौर के बाजार भी पूरी तरह सज गए हैं। शहर में जगह जगह सजी राखी की दुकानों पर भीड़ देखते ही बन रही है। कोरोना काल के इस दौर में बाजार में रौनक दिखने से कारोबारियों के चेहरे पर भी रौनक है। बाजारों में कई वैरायटीज की राखियां देखने को मिल रही हैं। राखी के त्यौहार को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और जगह जगह राखी की दुकानें भी सज चुकी हैं। इस बार राखी पर अलग अलग प्रकार की राखियां बाजार में ग्राहकों को लुभा रही हैं और उसमें कई राखियां स्वदेशी भी हैं। इस बार चाइनीज राखियों का भी बाजारों से बहिष्कार किया गया है। इन राखियों के लिए अब महिलाएं बाजारों में पहुंचने लगी हैं और बच्चों को लुभाने वाली राखियों सहित अलग अलग प्रकार की राखियां यहां पर मिल रही हैं, जिसके लिए महिलाएं खरीदारी के साथ ही राखियों को लेकर भी उत्साह दिखा रही हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद अब ये बड़ा त्यौहार आया है जब यहाँ पर राखी की दुकान को लेकर लोगों की रौनक है और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो किस प्रकार की रौनक दिखाई दे रही है बाजार में राखी के त्यौहार को लेकर? बहुत कम रौनक दिख रही है सर, हर बार की तरह बहुत कम।
किस तरह की राखियां पहुंची हैं बाजार में? पिछली बार से क्या अलग है, कुछ नया आया है? पिछली बार से नया माल तो आया है, लेकिन पिछली बार से ग्राहकी बहुत कम चल रही साहब। पिछली बार मतलब फिर भी थोड़ी ठीक थी ग्राहकी, लेकिन इस बार और कम हो चुकी है। माल बहुत महंगा मिलने के कारण हम महंगा दे रहे हैं ग्राहकों को, तो वो महंगे के कारण ग्राहक आ नहीं पा रहे हैंगे। उनको ज़्यादा महंगा लग रहा तो ले नहीं पा रहे हैंगे ग्राहकों को। त्योहार में 2 दिन का टाइम बचा है, तो क्या उत्साह कुछ दिखा है? अभी महिलाएं आना शुरू हुई? भैया देखो ऐसा है, अभी मार्केट चालू हुआ है, अभी शाम तक पता चलेगा इसके बारे में कैसी क्या ग्राहकी रहती है। लेडीज से क्या सारा काम खत्म करने के बाद अपने घर का, उसके बाद ग्राहकी आती है खरीदारी करने, तो वो ग्राहकी शाम की मतलब दोपहर के टाइम चलती है ग्राहकी। सुबह के टाइम का माहौल तो बिल्कुल ठंडा रहता है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद बाजार में धीरे धीरे रौनक लौटना शुरू हुई है, लेकिन अभी भी पहले की तरह बाजार गुलजार नहीं हुए हैं। यही कारण है कि दुकानदारों में जिस तरह का उत्साह हर बार त्योहार को लेकर था, इस बार वह उत्साह भी यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। और जो महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं खरीदारी के लिए, वो भी सीमित संख्या में ही पहुँच रही है। अभी भी कोरोना संक्रमण का डर है, लेकिन उस डर पर त्योहार भारी पड़ रहा है। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ अंशुल मुकाती, जी मीडिया, इंदौर। निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा के ऐतिहासिक धरोहरों ने एक बार फिर फिल्मकारों को अपनी ओर आकर्षित किया है। एक बार फिर देश के जाने माने निर्माता निर्देशक मणिरत्नम ने ओरछा की ओर रुख किया है। वो अपनी 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म पोनियन सेल्वन की शूटिंग के लिए पूरी टीम के साथ ओरछा में है। यह साउथ इंडियन फिल्म है जिसका बजट 500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार विक्रम, ऐश्वर्या, त्रिशा और प्रकाश राज हैं। इससे पहले भी मणिरत्नम अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के साथ रावण फिल्म की शूटिंग यहां कर चुके हैं। यहां कई फिल्मों और विज्ञापनों की शूटिंग हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं जी पॉजिटिव खबर। सतना में पुलिस का एक मानवीय चेहरा सामने आया है, जिसकी लोगों ने न सिर्फ तारीफ की बल्कि सराहने भी बताया। मामला गुरुवार की रात का है, जहां सतना जिले के अमरपाटन थाना पुलिस को सूचना मिली कि सेमरा गांव के पास सड़क किनारे एक मानसिक दिव्यांग अर्धनग्न हालत में लेटा हुआ है, जो ठंड से कांप रहा है। सूचना मिलते ही थाना आरक्षक रामकरण चक्रवर्ती और नीरज पांडे अमरपाटन के बाजार पहुंचे, जहां से उन्होंने उस व्यक्ति के लिए कपड़े खरीदे और मौके के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर अपने सहयोगी स्टाफ के साथ युवक को अपने हाथों से कपड़े पहनाए और उपचार के लिए अस्पताल ले गए। अस्पताल में उसके लिए बिस्तर के साथ ही खाने पीने का इंतजाम भी करवाया गया। रायसेन में जिला प्रशासन ने रक्षाबंधन की तर्ज पर वृक्षाबंधन की शुरुआत की है। अभियान के तहत बहनें भाई के साथ ही वृक्षों को राखी बांधेंगी और उनकी रक्षा करेंगी। पौधारोपण को लेकर जिले में यह अपनी तरह की पहली और अनोखी पहल है। जिला प्रशासन ने अपील की, रक्षाबंधन के त्योहार पर हर भाई अपनी बहन को तोहफे में एक पौधा जरूर दे और बहनें उसे घर पर कहीं भी रोपें। साथ ही भाई बहन दोनों उस पौधे की रक्षा का भी संकल्प लेकर उसकी देखभाल करें। यह अभियान जिले भर में 16 अगस्त से 30 अगस्त तक चलाया जा रहा है। जी हाँ, पौधारोपण के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन रक्षाबंधन के मौके पर किस तरह से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और रक्षाबंधन पर वृक्षों की रक्षा का वचन लिया जा रहा है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सभी मिलकर के आप सबके सहयोग से पूरे जिले में एक बहुत बड़ा अभियान इसमें आज से चला रहे हैं। लगभग 1 लाख पौधे हम रक्षाबंधन अभियान के तहत पूरे प्रदेश में रोपेंगे, पूरे जिले में रोपेंगे। बट इसका एक जो सबसे बड़ा पहलू ये रहेगा कि हम ये प्रयास करेंगे कि इन 1 लाख पौधों में से हम किसी भी पौधे को मरने नहीं दें, नष्ट नहीं होने दें। इन पौधे की सुरक्षा हम पूरी तरह से करेंगे।